हमारी आज की कहानी सच किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये झूठ की परतों के नीचे दबे सच के सतह पर आने की कहानी है। उस सच की जिसे 5 साल पहले दबा दिया गया था, या फिर यूं कहें कि जला दिया गया था। वो जिंदा है। हाँ? वो जिंदा है। कौन जिंदा है? हम काम कर रहे थे और वो कहाँ घुसा रहा है? कौन है तू? ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ बीना और विद्या कहाँ हैं? और ये 2 तल्ला किससे पूछकर ठोक दिए हो? और वो जो हाईवे वाली जमीन है उस पर बिल्डिंग किससे पूछकर बनवा रहे हो? अच्छा, हे भगवान, कौन है ये है कौन? अम्मा, हम सुनील हैं, तुम्हारा बेटा सुनील। सुनील? वो तो मर गया। तुम्हारे सामने साक्षात खड़े हैं। अम्मा कैसे? कहाँ जा रहा है? ये बहरूपिया है, आप लोगों को पता है ना? 5 साल पहले अपने छोटे भाई का इन्हीं हाथों से क्रियाक्रम किए हैं, पता है ना आप लोगों को? बकवास बंद करो। ये देखो, हमारा कटा हुआ उंगली देखो ना, पहचानते हो ना? ए अम्मा, तू तो अपने खून को पहचानती है ना? ये देखो ना, 5 साल पहले गंगा में अस्थियां विसर्जित की है हमने उसकी। बहरूपिया है ये। चलो। अरे भैया, ऐसे टलने वाले नहीं हैं हम सुनील हैं, सुनील हैं हम। हमको बताओ बीना और विद्या कहाँ हैं? बताओ हमको। हम जिंदा हैं, अभी जिंदा हैं हम। ये कौनो परे तो रेत है का कहे 13वीं का भोज खाया है उसका। अरे माँ, अरे कहाँ झांक के देख रही है? कोनो भूत प्रेत नहीं है, बहरूपिया है, बहरूपिया। अभी पुलिस को फोन करते हैं, आपके पिछवाड़े पे 4 डंडा मारेगी ना, सारा भूत प्रेत भाग जाएगा। क्या हो रहा है ये? साहब हम फोन किए थे। ये देखो, सुबह से ढीठ की तरह बैठा है, पता नहीं कौन है, जा ही नहीं रहा है। साहब हम सुनील हैं साहब, हम जिंदा हैं साहब। जिंदा है साहब। ये देखो, हमारे असली भाई सुनील का मृत्यु प्रमाण पत्र 5 साल पहले मर गया था और कहता है कि हम सुनील हैं। बेवकूफ बना रहा है सबको। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, हम जिंदा, हम सुनील हैं साहब। पहले तुम थाने चलो, वहां सब मालूम चल जाएगा। हमको कहा थाने ले चलो साहब। हम साहब हम सुनील, हम सच बोल रहे हैं साहब, हम जिंदा हैं साहब। हम जिंदा है, हम जिंदा है। जिंदा है वो तो दिख रहा है, सच सच बता कौन है वरना। मैडम हमारा यकीन करो मैडम, हम
सुनील हैं मैडम, जिंदा है। आप हमारा ये पहचान पत्र देख लो, हमारा है पहचान पत्र। जैसे तुम नकली हो, ये भी तो नकली हो सकता है। और ये क्या है? तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट फर्जी है, टोटल फर्जी है मैडम। फर्जी है? फर्जी है ये? तुम्हारा पूरा फैमिली बोल रहा है, इतने सारे गवाह मौजूद हैं, तुम्हारा क्रियाक्रम हुआ है, डेथ सर्टिफिकेट है, सब झूठ, एक तुम ही सच है। राजा हरिश्चंद्र हो क्या? मैडम हमारे खिलाफ साजिश की है, हमारी अम्मा और भैया ने मिलकर हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। हम सच कह रहे हैं मैडम, हम सुनील हैं मैडम। तो 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो सुनील कौन था जो मर गया? हम मानते हैं मैडम, हमारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हम बच गए थे मैडम, हम जिंदा हैं मैडम। और होश आया 5 साल बाद। मैडम होश तो हमको सप्ताह भर में ही आ गया था अस्पताल में। मैडम हमको पूरा यकीन है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हमको मरवाने की साजिश की गई थी, हम और भैया ने मिलकर, ताकि हम मर जाएं और हमारी ज़मीन वो हड़प सकें। और यही हुआ, हमारे मरने की खबर फैली, जीजा और भैया ने मिलकर एक बिल्डर से बात की हमारी ज़मीन बेचने की। और मैडम इन लोगों ने हमारी बीना पर बहुत दबाव बनाया। हमको लगने लगा कि अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। और जब एक दिन बीना अस्पताल में आई तो हमने बीना से बात की। बीना, हमको नहीं लगता है कि ये लोग हमको चैन से रहने देंगे। अब हम सोच रहे हैं कि हम लोग इलाहाबाद वाला घर छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग दिल्ली जाने वाले थे और हम बीना और विद्या का इंतज़ार कर रहे थे अस्पताल में। लेकिन उस दिन बीना और विद्या कोई अस्पताल नहीं आया, तो हम फौरन इलाहाबाद वाले घर गए। वहाँ देखा दरवाज़ा पहले से ही खुला था। अंदर देखा सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। हम समझ गए कि ज़रूर इन लोगों ने कुछ किया है। हमने तय किया कि अब इनसे गांव जाकर बात करी जाएगी। हम फौरन गांव के लिए निकल गए और जैसे ही बस पे चढ़े ये सब हमारे भैया और जीजा का किया धरा है। पूरे 5 साल फर्जी सजा काटने इलाहाबाद जेल में, और जब जेल से छूटे तब से अपने बीवी बच्चों को खोज रहे। पता नहीं हमारी बेटी और हमारी बीवी कौन हाल। तुम्हारी बीवी को पता था कि हरीश और उसके परिवार वालों ने सारे गांव के सामने तुम्हारे अंतिम संस्कार का नाटक किया, तो ये बात उसने तुम्हें हॉस्पिटल में आके क्यों नहीं बताई? जरूर बीना की कोई मजबूरी रही होगी, और जीजा और भैया वैसे भी बीना के पीछे पड़े थे हाथ धोकर। और जब उनको पता चला होगा कि हम बीना और हमारी बेटी दिल्ली जाने की तैयारी में है, तो जरूर वही लोग अगवा किए हैं उनको। इलाहाबाद से 70 किलोमीटर दूर गांव चकेसरी में दिन दहाड़े कोई मरा हुआ लौट आया। क्या ये एक बहरूपिया था या फिर वाकई में खुद सुनील? और अगर ये सुनील था तो फिर वो कौन था जिसका 5 साल पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया था? हमने सुनील की पत्नी बीना को दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते देखा, पर वो वहां पहुंची कैसे? और सुनील और बीना की बेटी विद्या इस वक्त कहां थी? क्या कुछ और गुजरा था इन 5 सालों में? मैम सुनील सच कह रहा था। 5 साल पहले वो इलाहाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती था। ये रही उसकी रिपोर्ट। 3 महीने वो हॉस्पिटल में ही था। मैं उसके बाद डिस्चार्ज होते ही ड्रग्स के केस में वो पकड़ा गया। उसने 5 साल की सजा भी काटी है इलाहाबाद सेंट्रल जेल। मैंने इलाहाबाद सेंट्रल जेल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों के रिकॉर्ड्स चेक कर लिए।
इसका मतलब उसकी पत्नी और बेटी की जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल में होगी। यस मैम, लेकिन यहाँ पर नया सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस डेड बॉडी को सुनील की डेड बॉडी बताकर जलाई गई, वो किसकी डेड बॉडी थी? अब ये केस सिर्फ सुनील के जिंदा होने ना होने का नहीं रहा, किसी के मर्डर का भी है। ये जीजा, अम्मा, हरीश, सच क्या है अब तो यही लोग बताएंगे। सितंबर 2010 को आपके भाई की मौत हुई थी, कैसे पता चला आप लोगों को? मैडम फोन आया था, हम खेत में काम कर रहे थे, बोली कि सुनील का एक्सीडेंट हो गया है, डेथ हो गई है उसकी। खबर सुनते हमारा तो प्राण ही निकल गया। घर पहुंचे तो बेटा और बेटी। दादी, दादी। हम लोग पहुंचे तो बीना बोली कि 1.5-2 घंटा पहले ही डॉक्टर सुनील को मृत घोषित कर दिया था। लाश भाई की थी या नहीं ये भी ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने? नहीं मैडम, वो भाई का ही लाश था। सुनील के दाहिने हाथ की उंगली कटी थी और लाश की भी, और बीना भी बिलक बिलक के बहुत रो रही थी। विद्या भी सदमे में थी। तो इसका मतलब कि जो आदमी लॉकअप में हमारे यहाँ बंद है वो अगर सच में सुनील है तो 5 साल पहले सुनील की मौत का नाटक बीना ने रचा। हाँ मैडम, संभव है। वो ऐसा क्यों करेगी? त्रिया चरित्र और क्या? ये सब कुछ आपके अलावा किसी और ने देखा था? मैडम, हमारी बड़ी बहन के पति, मतलब हमारे जीजा जी, माधव जी, ये रहते इलाहाबाद में। ये सारी जमीन और वहां वो हाईवे वाली जमीन, इसी जमीन के टुकड़े की वजह से झगड़ा था ना आप लोगों के? अरे नहीं नहीं मैडम, कोनो झगड़ा नहीं था। वो पिताजी के देहांत के बाद पैसे की थोड़ी तंगी आ गई थी, इसलिए हम ये टुकड़ा बेचना चाहते थे जमीन का। सुनील बेचने नहीं देना चाहता था, वो जिद पे अड़ा हुआ था। उसके मरने के बाद एक दिन बीना आई और वो बोली कि जमीन का टुकड़ा बेचना है, वो तैयार थी। बीना को हिस्सा दिया था जमीन का? हाँ मैडम, पूरा 50 लाख। उसका कोई रसीद या कोई कागज? मैडम ये तो घर की बात थी, उसमें काहे की रसीद? बड़ी हैरानी की बात है हरीश बाबू, तुम्हारी भाई की लाश को तुम में से किसी ने पहचाना नहीं। बीना को जमीन का 50 लाख रुपया दिया, उसका ना कोई रसीद ना कोई कागज। और तुम्हारी बात सच है या झूठ, इस बात का इकलौता गवाह थी बीना और उसकी बेटी विद्या, जो गायब है। बड़ा ही सहूलियत वाला खेल खेले हो। आप चाहो तो हमारे जीजा जी से पूछ लो, पढ़े लिखे आदमी है, बैंक में कैशियर है। मैडम, बीना का फोन हमको भी आया था। हमारे घर पहुंचने से पहले हरीश और मेरी सास वहां पहुंच चुके थे। चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था, पहचानना मुश्किल था मैडम। और उसका भी दाहिने हाथ का उंगली कटा हुआ था, जैसे सुनील का कटा था। वो जिंदा है मैडम? सच में चौंक रहे हैं, चौंकने का नाटक कर रहे हैं? हम काहे नाटक करेंगे मैडम? सुनील ने बयान दिया है कि आप हरीश से बहुत क्लोज थे। जमीन का खरीदार आप ही का कोई जानकार आदमी था और जमीन की बिक्री में 5% का कमीशन आप भी खाए हैं। हम कुछ नहीं किए मैडम, हमारे यकीन कीजिए। हमको तो लगता है कि जो भी कुछ हुआ है ना, ये सब वो बीना नहीं करवाया। एक काम करो, बीना और विद्या की तस्वीरें सारे थानों में भिजवा दो, क्योंकि ये दोनों का मिलना हमारे केस की सबसे जरूरी कड़ी है। मैम, और इन लोगों के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, 2010-11 के करीब के। ओके मैम। अरे हमको मार खा रही है मैडम, और हमको फिर से काहे बुलाई? उसने तो सब सच बता दिए थे। ये लो तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड। एक्सीडेंट वाले दिन बीना ने तुमको नहीं, तुमने बीना को फोन किया था। और तुम एक ही नहीं हो जो झूठ बोल रहे हो कानून से, कोई और भी है तुम्हारे साथ जो कानून से झूठ बोल रहा है। तुम्हारा जीजा माधव। पता नहीं कैसे। एक मिनट मैडम, याद आया। दरअसल मैडम वो दिन ना बीना हमको बार बार फोन कर रही थी। हम बीना से बात नहीं करना चाहते थे, मगर वो बार बार फोन कर रही थी, तो फिर हमने उसको वापस से फोन किया और फिर उसने हमको सुनील का डेथ के बारे में बताया। फिर हमने जीजा को फोन करके सुनील का डेथ के बारे में बताया। एक तो अपने ही भाई का एक्सीडेंट करवाया, ऊपर से उसको मरा हुआ साबित किया, उसकी बीवी और बेटी को कहीं गायब करवा दिया, और जमीन के जो 1.25 करोड़ रुपए मिले वो भी खुद ही डकार कर गए। ये एकदम झूठ है। सच ये है कि मातम के 15 दिन के बाद बीना घर आई थी। हमने बहुत इज्जत से उसका हिस्सा 50 लाख रुपए दे दिया था।
नहीं नहीं मैडम, बीना ऐसा नहीं कर सकती है। हम जानते हैं बीना को अच्छी तरीके से। ये सब हमारे भैया और अम्मा की करतूत है। पहले हमको फंसा, अब हमारी बीना को भी फंसा रहे हैं। सच क्या है और झूठ क्या है ये तो बीना के सामने आने पर ही पता चलेगा। लेकिन अगर उसने 50 लाख रुपए लिए हैं तो इस वक्त तो वो ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रही होगी। 4, 6, 8, 9। ये सुन, बेसमेंट में चलेगी क्या? 500 दूंगा। चल 100 रुपये ले ज़्यादा ले बढ़ा के। अब चल ना। क्या? चल अब तो चल। चल 600। अरे क्या हुआ? चल ना, 600 दे रहा हूँ अब तो। 600 रुपये है, रख ले, काम हो जाएगा तेरा। भूख से नहीं पागल है यार ये। छेड़ रहा है हमको, छेड़ रहा है ये। रुको मैम, यही है श्री लक्ष्मी नारायण अपार्टमेंट। हरीश के मुताबिक बीना गांव से आने के बाद यहीं पर शिफ्ट हुई थी। ये फ्लैट मेरा ही है और मैंने ही बीना को ये फ्लैट किराए पे दिया था। उसके पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, कुछ याद है आपको? हाँ सर, बिल्कुल याद है। बीना की जोर जोर से रोने की आवाज आई। आपने सुनील को, मतलब उसका चेहरा देखा? जब तक मैं वहाँ पहुँचा, उसका भाई, उसकी माँ, उसके जीजा वहाँ पहुँच गए थे और उसका भाई और उसका जीजा उसे सफेद कपड़े में बांध रहे थे। तो मैंने मतलब बॉडी देखी लेकिन शक्ल नहीं देख पाया। चेहरा नहीं देखा तो पता कैसे चला कि सुनील की बॉडी थी वो? उसके भाई ने मुझे बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये बीना के हालात कैसे थे? रुपया पैसा सब? नहीं मैडम, हालात तो बहुत खराब थे। मतलब 2 महीने का किराया भी बाकी था तो उसने फ्लैट खाली कर दिया। बीना जब तक यहाँ रहती थी कोई और भी आता था उसे मिलने के लिए? सुनील का भाई और उसके जीजा आते थे कभी कभी। उसकी बेटी विद्या? वो मैडम, हाँ वो यहीं पे एक स्कूल है, सिस्टर कॉन्वेंट स्कूल, उसमें पढ़ती थी, 5वीं में थी। ये देखिए मैम, विद्या कुमारी। इसने अचानक से ही अक्टूबर 2010 में स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं लिया? लगभग 2 महीने बाद जो है इसकी माँ इसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले गई। इसके बाद ये लोग कहाँ शिफ्ट हुए, कुछ आइडिया आपको? वो लोग दिल्ली शिफ्ट होने की बात कर रहे थे और तो और स्कूल का नाम भी उन्होंने बताया था, आर इंटरनेशनल स्कूल। जी हाँ, यहाँ एडमिशन की बात हुई थी विद्या की। पिछले स्कूल के ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाने के लिए बोला था हमने उसकी मदर को। जनवरी 2011। कोई कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया था क्या आपको? एक मिनट मैम, एक लोकल एड्रेस दिया था विद्या की मदर ने। हमें वो एड्रेस चाहिए। इस औरत को पहचानते हो? हाँ सर, 4-5 साल पहले ये लोग इस मकान में रहते थे सर। तो अभी ये माँ बेटी कहाँ गए? मालूम नहीं साहब, एक रोज एक आदमी आता साहब, इस औरत के साथ बहुत झगड़ा किया। मेरी बेटी को छोड़ मेरी बेटी को विद्या छोड़। और इसकी बेटी को साथ लेकर कहीं चला गया। कौन था वो आदमी? शक्ल याद है उसकी? 4-5 साल हो गए मैडम, रात का अंधेरा था, ठीक से मैं उसको देख नहीं पाया। ये बीना को 50 लाख रुपए देने वाली बात एकदम झूठी है, क्योंकि अगर उसे 50 लाख रुपए मिलते तो वो माँ बेटी इस तरह से दर दर की ठोकरें नहीं खाती। मुझे तो इस केस में बीना ही विक्टिम लगती है। सुनील की माँ, हरीश और माधव, ये तीनों मिले हुए हैं। पहले उन्होंने सुनील का एक्सीडेंट करवाया, पर जब सुनील बच गया तो उन्होंने किसी और की डेड बॉडी को सुनील की डेड बॉडी बताई। उन्होंने बीना को फोर्स भी किया कि वो सबके सामने इस डेड बॉडी को सुनील की डेड बॉडी बताए। डेथ सर्टिफिकेट के बिना पे सारा पैसा हड़प लिया और फिर बीना और विद्या को कहीं गायब कर दिया। यही नहीं, सुनील के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसे झूठे ड्रग्स के केस में फंसा दिया। बहुत दूर तक सोचकर ये सब प्लानिंग की गई थी। लेकिन बीना और विद्या का मिलना बहुत जरूरी है, वरना हमारे लिए फैमिली के खिलाफ सबूत जुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक काम करो, दिल्ली के सारे पुलिस थानों में इनकी तस्वीरें भेज दो। हर धर्मशाला, हर होटल, हर सड़क पे चेक करवाओ, पता करो बीना और विद्या कहाँ हैं।
ये केस इतना सरल नहीं था जितना कि ये लग रहा था। इसकी गहराइयों में जा पाना उतना आसान नहीं था। पुलिस के सामने कई सवाल मुंह उठाए खड़े थे। कहां थी विद्या और विद्या की मां बीना? वो किसकी लाश थी जिसे 5 साल पहले सुनील मानकर जला दिया गया था? इन सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ रही थी और उधर सुनील की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कहाँ आए हो तुम लोग इधर? देख बेटा, माना तुम सुनील हो, पहचानने में थोड़ी गलती हुई हमारी। जाने दो ना, छोड़ दो सब, केस वापस ले लो। सुबह शाम थाने जाकर तंग आ चुके हैं। मारे अम्मा, पहले भी बड़के भैया की तरफदारी और आज भी इनको बचाने की कोशिश कर रही है। अब केस एक ही शरत पे वापस होगा। एक मिनट, का शरत? पहले तुम हमको ये बताओ, बीना और विद्या कहाँ है? कहाँ किडनैप करवा के रखे हो उनको? मरवा दिया या बेच दिया उनको? भाई कहाँ बकबक कर रहा है? हम कुछ नहीं जानते उनके बारे में। अरे जानते कहाँ नहीं है? आप ही तो कागज पे दस्तखत करवाए थे उससे, हैं? हम हॉस्पिटल में, ये भी तुमको पता था। ब्लैकमेल किया उनको, हमरे बैग में ड्रग्स रखवा दिए और हमको गिरफ्तार भी करवा दिए। मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा साले। यहाँ लगा रहे हो हरीश, मारेंगे इसको। यहाँ लगा रहे हैं हम। मार देंगे हम। चेतावनी दे रहे। पिछली बार तो नकली मौत थी, ये बार ना असली मारेंगे। तड़पा तड़पा के मारेंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे इस बार। 1000 रुपए दूंगा मैं। चल ना, यहाँ कोई नहीं दे पाए। चल ना, वो दिखाएगी क्या? चल नाम क्या है तुम्हारा? हम हरीश को फोन नहीं किए, ना कोई मिस्ड कॉल दिए। हमको और सुनील को सुनील का फैमिली बहुत पसंद नहीं करता था, तो हम काहे फोन करेंगे उन्हें। उस दिन तो हरीश हमको फोन किया, बोला सुनील का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। हम विश्वास नहीं किए। हम बहुत बार सुनील का फोन ट्राई किए, बार बार फोन ट्राई किए, पर मिल ही नहीं रहा था। फिर कुछ देर बाद अम्मा और हरीश एक डेड बॉडी, एक डेथ सर्टिफिकेट के साथ फ्लैट पर आए। अस्पताल में है वो, एक्सीडेंट हुआ है मगर जिंदा है। अगर हमारी बात नहीं मानेगी ना तो वहीं पर मार देंगे उसको, समझी? चल इस पे दस्तखत कर इस पे दस्तखत। और मैडम हम फिर भी माने नहीं उसकी बात, हम मना कर दिए। जो है घर पर वो हमारी एक नहीं सुना। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था मैडम। हमको लगा कि हम बोलेंगे तो सुनील का और विद्या का जान खतरे में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद वहां पे जीजा जी आए। लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसका क्रियाकर्म करना पड़ेगा। ऐसे क्यों बैठी है? इसको बोलना रो, पड़ोसी को लगना चाहिए इधर लाश है। जोर जोर से रो, समझ गई? कि पड़ोसियों को लगे कि तेरे पति की मौत हुई है, समझ गई? चल रोना शुरू कर। इससे पहले बाकी लोग आते वो फटाफट लाश को कपड़ा में बांध दिया मैडम। हम अकेली औरत क्या करते? जैसा जैसा वो बोले हम किए। अगले दिन हम सब लोग गांव चले गए। पूरा गांव के सामने अंतिम संस्कार विधि विधान से किए। हमसे जबरदस्ती वो कागज पर दस्तखत भी करवाया वो हरीश। फिर हम गांव से इलाहाबाद वापस आ गए। अस्पताल जाके इनसे मिले, बहुत चोट आया था इनको। यहाँ से विद्या का नाम कटवाया और दिल्ली के एक स्कूल में बात कर ली है हम लोगों ने। 3 महीना बाद जब सुनील डिस्चार्ज हुए तो हमको बस स्टैंड पे जाके मिलना था उनसे दिल्ली जाने के लिए। पता नहीं कैसे वो हरीश फिर फ्लैट पे आ गया। कहाँ जा रही है? दिल्ली? तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा, चुपचाप भाग जाएगी? हमको जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमको पैसा भी नहीं चाहिए, आप सब रख लो बस।
हमको जाने दो। पक्का किसी से कुछ नहीं कहेगी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सुनील को भी कुछ नहीं बताएंगे हम। पता नहीं कैसे उसका मन बदल गया, बोला चलो हम तुमको छोड़ के आते हैं बस स्टैंड पर। फिर क्या हुआ? फिर वो हरीश हमको इनसे मिलाने की बजाय दिल्ली लेके चला गया। वहाँ एक बस्ती दौला कुआं, वहाँ हमको एक किराए का मकान भी दिलाया। बोला सुनील यही आएगा, वो पैसा लेके आ रहा है। इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं अब, वरना इस बार सुनील को सच में मार देंगे। उसके बाद हम पूरा एक महीना इंतजार किए मैडम, सुनील नहीं आए। रोज सोचते थे आज आएंगे कल आएंगे। एक रात हरीश फिर आया। हम पूछे कहाँ है हमारा पति, तुम बोले थे आएगा, आया ही नहीं अभी तक। अंदर रहना, और शोर करेगी ना तो जान से मार दूंगा। मैं हमको छोड़ दो, हम आपका हाथ जोड़ते हैं। हमको जाने दो ना, आप काहे कर रहे हैं ऐसा? हमको जाने दो, हमको जाने दो। हमारी बेटी को लेके चला गया मैडम, विद्या को मार देंगे। सब लुट गया हमारा पति, बेटी, इज्जत। आपकी जिंदगी में वाकई बहुत तकलीफ आई है, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी है आपके लिए। सुनील जिंदा है। हमको माफ कर दीजिए, हम आपको कुछ नहीं पता, हम सबका जार खतरे में था इसलिए माफ कर दीजिए। नहीं बेरा, हमको कोनो शिकायत नहीं है तुमसे। हाँ, कोनो शिकायत नहीं है। मैडम जी, अब हमारी बिटिया को भी ढूंढ दो। साहब, अरे साहब एकदम झूठ बोल रही है ससुरी, एक एक अक्षर झूठ बोल रही है। अरे हम उसके साथ कोनो दुष्कर्म नहीं किए हैं और ना हम उसकी बेटी को अगवा किए हैं। अच्छा, तो दिल्ली के धौला कुआं बस्ती में कौन गया? अरे साहब हम दिल्ली कभी नहीं गए। मैडम 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 हमको लगा था कि वो बॉडी सुनील का नहीं है, लेकिन हम सच कह रहे हैं मैडम, हम झूठ नहीं बोले। उसके मरने में हमारा कोई रोल नहीं था। हाँ, उसके मरने से हमको फायदा जरूर था। अगर वो जमीन बिकता तो 5% का कमीशन तय था, लेकिन वो जिद्दी सुनील वो जमीन बेचना ही नहीं चाहता था। मैडम हम किसी को नहीं मारे हैं। हाँ, जो हुआ उसमें हम पार्टिसिपेट किए थे। इसका मतलब हरीश और उसकी अम्मा ने मिलकर ये कांड रचा है। हाँ, हो सकता है मैडम। बीना के रेप के बारे में कुछ जानते हो? बीना के साथ दुष्कर्म 4-5 साल पहले हुआ है और हमारे लिए अब ये साबित करना कि दुष्कर्म हुआ था ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और केवल 4 ही लोग सच जानते हैं, बीना, विद्या, अम्मा और हरीश। मैम आपको लगता है कि बीना झूठ बोल रही है? यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग यहाँ पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। रोज रोज स्टेटमेंट बदले जा रहे हैं। आज एक बात बोलते हैं तो कल ठीक उससे उल्टी। मुझे लगता है इस केस का एक नहीं कई सारे सिरे हैं और हमें जरूरत है सही सुराग के सही सिरे को पकड़ने का। मेरे ख्याल से 2 सिरों के आधार पर हम इस केस की तहकीकात को आगे बढ़ा सकते हैं।
सबसे पहला सिरा ये कि हरीश उस लाश को उस फ्लैट में कहां से और कैसे लाया। एक काम करो, सभी लोकल थानों में जाकर वहां का मिसिंग रिकॉर्ड चेक करो, पता करो कि इस तारीख के आसपास 5 साल पहले किसी की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। और दूसरा सिरा? विद्या। विद्या कहाँ है? कल रात का कस्टमर बहुत खुश नहीं हुआ तुझसे, बोला मजा ही नहीं आया। और आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। पहले बात सुन मेरी, ज्यादा जुबान मत लड़ा। देखो क्या है ना कि आजकल सिर्फ शरीर का ही नहीं, मन का भी सुख देना पड़ता है मर्दों को। औरत नहीं, बिस्तर पे उनको प्रेमिका चाहिए, लवर, गर्लफ्रेंड। तू समझ रही ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले किस विस, फिर बाकी से। हाँ? मैंने इलाहाबाद के सभी थाना क्षेत्रों से पता कर लिया है। 5 साल पहले उस तारीख के आसपास कोई ऐसी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज ही नहीं हुई जो कि अनसुलझी रह गई हो। मैम, हो सकता है कि वो लाश किसी भिखारी की हो या फिर किसी बेघर की। एक काम करो, उस तारीख के आसपास सभी छोटे बड़े हॉस्पिटल्स और मॉर्चुरीज में पता लगाओ और पता करो कि 25 सितंबर की रात के आसपास कोई लाश वहां से गायब तो नहीं हुई। ओके मैम। बस बस, पता नहीं तकदीर भी कहाँ खेल खेल रही है। एक बेटा घर में होता है तो दूसरा जेल में। अच्छा, हरीश के लिए अभी भी तुम्हारा छाती फट रहा है? आओ। नीचे रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों ऊपर वाला कमरा ले लो। तुम दोनों का शक्ल नहीं देखना है हमें। बीना के साथ दुष्कर्म किया है तुम्हारा बेटा, और हमारी विद्या को भी अलग किया है हमसे। अगर ऐसा किया है ना उसने, तो कोई गलत नहीं किया है, सही किया है। यह औरत है ही उसी के लायक। साहब 2010 में एक यहाँ से लाश लापता तो हुई थी, काफी हंगामा भी हुआ था। लाश गायब हुई थी तो कोई तो आया होगा ना उसकी खोज खबर लेने के लिए। साहब वो लाश तो लावारिस की थी, किसी ने क्लेम भी नहीं किया। बाद में वो मैटर धीरे धीरे ठंडा होते गया। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि लाश किस महीने में किस तारीख को गायब हुई थी? ऐसे तो मेरे ख्याल से सितंबर में ही कुछ हुआ था ये, मतलब 20 और 25 के आसपास ही, क्योंकि 28 को मैंने ज्वाइन किया था, उसके कुछ दिन पहले ये सब कुछ हुआ था। मौके के आगे सीसीटीवी कैमरा तो होगा ना? हाँ है ना सर, है। उस दिन की फुटेज मिल जाएगी क्या मुझे? हाँ सर है, लाश चोरी हो गई थी ना, इसलिए हम लोग ने वो फुटेज संभाल के रखा है। हाँ सर, ये देखिए, यही है 25 सितंबर 2010 का फुटेज। एक मिनट, थोड़ा सा पीछे करो। बस पॉज करो यहाँ। ये वार्ड बॉय कौन है? सर अगर ये रेगुलर बेसिस पे होंगे तो इनका रिकॉर्ड मिल सकता है, लेकिन डेली बेसिस पे आए होंगे तो मुश्किल है, रिकॉर्ड नहीं मिल सकता सर। इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाओ, और ये जो आदमी डेड बॉडी खरीद रहा है उसकी फोटो सारे थाने में सर्कुलेट करो। नहीं मैडम, हम लोग नहीं पहचानते हैं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते मैडम। मैम, दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट आई है, लड़की की अभी तक कोई खबर नहीं। तो खबर निकालो। लड़की की उम्र अभी 15-16 साल की है, और अपराध की दुनिया में ये बहुत ही खतरनाक उम्र होती है। तू कभी रेप पार्टी गई है? ये रेप पार्टी क्या होता है? चल मैं लेकर चलता हूँ तुझे आज जिंदगी की सबसे खुशनुमा रात जीने के लिए। वहां तेरे मोहित बाबू भी आएंगे। पुलिस के लिए अब यह केस चंद विकल्पों पर ही आधारित था। जिस वार्ड बॉय ने लाश का सौदा किया था उसे तलाशना, और जिसने लाश को खरीदा था उसका पकड़ा जाना, और फिर विद्या की खोज, जो कि इस केस की एकमात्र ऐसी गवाह थी जो शायद वो जानती थी और कोई नहीं जानता था। हरीश और माधव बेल पर रिहा हो गए थे, और हरीश और सुनील दोनों भाई उसी घर में एक छत के नीचे रह रहे थे, बिना एक दूसरे से कुछ कहे सुने। घर में हर वक्त एक मातमी माहौल छाया रहता था। ऐसा लगता था कि सच कभी सामने आएगा ही नहीं, न्याय कभी मिलेगा ही नहीं। और फिर एक रोज
चकेसरी थाने में पुलिस के पास एक कॉल आया। मैम, दिल्ली के पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वहां पर मेहरौली में एक फार्म हाउस से रेड पड़ी है। रेप पार्टी चल रही थी वहां पे। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 2-3 कॉल गर्ल्स भी हैं उसमें, लेकिन उनमें से एक कॉल गर्ल अपनी उम्र 15 से 16 साल बता रही है और अपना पता उसने बताया है चकेसरी, जिला इलाहाबाद का। उनसे कहो कि उस लड़की को वहां से निकलने ना दें। ओके मैम। कोई और भी है उसके साथ? मैम, एक कस्टमर था और कोई एक मोहित नाम का आदमी भी। मैडम हाँ, हमारी बच्ची विद्या कुछ। पापा पापा पापा, आप जिंदा हो? मेरी बच्ची विद्या। हमको ज्यादा तो कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि 5 साल पहले पापा मर गए थे। फिर हम लोग गांव गए, वहाँ पापा का अंतिम संस्कार हुआ। फिर हम इलाहाबाद आ गए और फिर वहाँ से दिल्ली, और दिल्ली में फिर मोहित सर ने हमें जबरदस्ती गंदे धंधे में डाल दिया। हम बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, पर उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। हमने बहुत हाथ जोड़े उनके सामने। मोहित। जी मैडम। ये लड़की विद्या कहाँ मिली तुम्हें? मैडम, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो मेहरौली पार्टी अटेंड करने गया था। उस लड़की को मैं नहीं जानता मैडम, विश्वास कीजिए मेरा, इस मामले में मेरा कोई रोल नहीं है। तुम्हें दिखाते हैं तुम्हारा इस मामले में क्या रोल है। ध्यान से देख। अब सब कुछ सच सच बताना है या खातिर की जाए तुम्हारी? अरे मैडम, बता दो मैडम, बता दो। उस रोज सुनील का एक्सीडेंट मैंने किया था। वहां पब्लिक आ गई और मुझे भागना पड़ा। मेरा काम अधूरा रह गया और ये बताने के लिए मैंने फ़ोन लगाया। फिर हमने एक नया प्लान बनाया, एक दूसरी लाश लेने की। मैं हॉस्पिटल गया और पैसे देके एक नई लाश खरीदी। अब पत्थरों से उसका सर कुचल दिया और उसकी उंगली काट दी। फिर मैंने उसके हाथ पे गाड़ी चला दी ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि उसकी उंगली ताजी कटी है। किसके लिए किया ये सब? किसके लिए किया? मैडम, तुम्हारी पत्नी बीना कहाँ है? साहब अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई। हवलदार, तुम में से किसी ने देखा क्या बीना कहाँ गई? उसको तो बाहर की तरफ जाते हुए देखा सर। बात क्या है साहब? उसका नंबर है क्या तुम्हारे पास? हाँ है ना। कॉल करो। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं स्विच ऑफ है। फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है उसका। हवलदार सर, एक काम करो, इसके साथ जाओ, देखो कि बीना कहाँ है। आसपास ही कहीं होगी, ज्यादा देर पहले नहीं निकली है। और जैसे ही वो मिलती है मुझे बताना। जाओ जल्दी जाओ। मैडम, मैं यहाँ इलाहाबाद आया था। ये औरत बीना मुझे यही मार्केट में मिली। अपने पति से बोर, अपनी शादी से बोर, कहती थी कि दिन भर बिजी रहते। हम मिलने लगे। कहाँ मिलते थे? होटल में कमरा बुक करते थे। रोज रोज छुप छुप कर मिलना हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने बीना को भगाने का प्लान किया। पति के पास जमीन तो थी उसकी, तो बस पहले पति को मारने का प्लान और फिर डेड बॉडी। जमीन बिकी, बीना को उसका हिस्सा मिला। यानी सुनील के बड़े भाई का इसमें कोई हाथ नहीं था? नहीं मैडम,
पर बीना का पति तो अब तक जिंदा था। तभी तो मैंने उसको रास्ते से हटाने के लिए एक नया प्लान बनाया, और वो जब बीना से मिलने निकला तो मैंने मौका देखते उसके बैग में ट्रक प्लांट कर दिया, और पुलिस को भी मैंने ही लीड दे दी। बस स्टैंड पे पुलिस ने उसे धर दबोचा। और फिर दिल्ली निकल गए तुम तीनों? जी मैडम। और बीना के 50 लाख? उसे बहला फुसला कर मैंने सब पैसे ले लिए मैडम। और उसकी बेटी भी? कहाँ ले गया था उसको? कहाँ ले गया था उसको? मैडम उसे दिल्ली लेके गए, वहाँ कॉल गर्ल के धंधे में सब अपने लोग हैं, वो उस पर बेच दिया उसको। बेटी वेश्यावृत्ति में और माँ को भिखारन बना के सड़क पे छोड़ दिया भीख मांगने के लिए। यही जिंदगी प्रॉमिस किया था क्या तू उसको? बीना अपनी वैवाहिक जिंदगी से बोर हो चुकी थी। नतीजा, उसने उसे एक झूठ से बदलने की कोशिश की और ऐसे परिणाम सामने आए कि कुछ बचा ही नहीं। परिवार, इज्जत, बेटी, पति, जान, सब कुछ चला गया। इलाहाबाद की एक सत्र अदालत ने हरीश और माधव को बरी कर दिया और मोहित को धोखाधड़ी, देह व्यापार, अपहरण और अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जामों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिंदगी सच के आधार पर चलती है, और अगर हम उस सच के रास्ते पर ना चलें तो बना बनाया आशियाना उजड़ने में और जिंदगी की मीठी अनुभूतियों को कड़वा सच बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जी बोलिए। हाँ मैं सुन रहा हूं। जी ठीक है मैं आता हूं। क्या हुआ? किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फोन था। एक और डेड बॉडी मिली, लाश की पहचान भी नहीं हो पा रही है और कोई लेने भी नहीं आया। पुलिस का कहना है कि अंजलि, शायद हमारी अंजलि हो। गणपति बप्पा, ये मेरा 16th बर्थडे है, प्लीज इस बर्थडे को बेस्ट बर्थडे बनाना। वो बच्ची हमारी अंजलि नहीं है, ये जानकर समझ में नहीं आ रहा है कि खुशी मनाएं या गम। सर कुछ तो पता चले कि मेरी बच्ची कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ। इस तरह बीच में तो। आई अंडरस्टैंड, हर तलाश का अंत जरूरी होता है, फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा। एक जरूरी बात, अंजलि को लापता हुए 7 साल होने को है। 1-2 महीने में ऑफिशियली हमें इस केस को बंद करना होगा, और ये भी मान के चलना होगा कि अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है। We'll have to declare her dead. केस बंद कर देंगे सर? सर अगर केस बंद कर देंगे तो कैसे जिएंगे हम लोग, कैसे? कुछ भी तो नहीं पता चलेगा ये बच्चे के बारे में। देखिए मिस्टर राणे, हम खुद इस बात को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अंजलि का अभी तक पता क्यों नहीं चला, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिस्टम है, हमें इसको मानना पड़ता है। हमारे हाथ बंधे हैं। आई एम सॉरी। वो आजादी ही क्या जो सिर्फ पिंजरे में घूमने फिरने की छूट दे। अंजलि की हालत पिंजरे में बंद एक ऐसे जानवर की तरह से थी जिसकी आजादी उसकी बेड़ियों की लंबाई तक सीमित होती है। कौन है ये अंजलि, क्या है इसकी कहानी, और क्यों आज के इस आजादी भरे मुक्त जीवन में भी अंजलि के पैरों में बेड़ियां थी? वो कौन था जिसने अंजलि और उसकी 6 साल की मासूम बेटी के पर काट दिए थे, उन्हें कैद कर दिया था, और क्यों? बेटा उठो, चलो जल्दी उठो, सुबह हो गई है। चलो उठो, उठो जल्दी जल्दी उठो, उठो 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 उठो। गुड मॉर्निंग मम्मा।
गुड मॉर्निंग बच्चा। चलो चलो अब रेडी हो जाओ। गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। जल्दी उठो जल्दी उठो। दिस इज ब्रश। टीना विच कलर? पिंक। वेरी गुड। एंड ग्रीन। ग्रीन। चलो अब मम्मा टीना को स्टोरी सुनाएगी। स्टोरी सुनेगी ना टीना? हाँ मम्मा। कौन सी स्टोरी सुनेगी? पापा। तुम अंदर जाओ। पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। बाबा छोड़ाना था प्लीज। ये दिन रात अंजलि की तलाश। हाँ पागलपन सवार हो गया आप दोनों पर। सांगुन सांगुन थक लो मी। पागलपन? माँ बाप का बच्चों के लिए प्यार पागलपन लगता है तुझे? अरे अगर उसकी जगह तू होता ना तरी पण मी हेच केलं असतं, पर तुझे तो उसकी चिंता ही नहीं है ना। ये गलत है बाबा। प्रशांत भी अंजलि से उतना ही प्यार करते हैं, इसीलिए तो। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ ये तलाश अब बंद करो, वरना ना आप शांति से जिएंगे ना अंजलि शांति से। प्रशांत! नहीं नहीं पूरा पूरा बोल के जा। क्या चाहता है तू? क्या अंजलि मर जाए? चाहता हूँ। रोज रोज के आपके ड्रामा से पक गया हूँ मैं। छुटकारा पाना चाहता हूँ। वही गया भला मरती है तो मरने दो। प्रशांत! बाबा! मम्मा मम्मा बेड। ओहो टीना, बेड नहीं टीवी। टीवी के अंदर बेड। ओ करेक्ट, स्मार्ट टीना। जो टीवी के अंदर रहता है वो सब झूठ मूठ रहता है, सपने में भी झूठ मूठ रहता है ना मम्मा? आपकी बेटी हमेशा ऐसे ही रहती है? इधर आओ। सामान के मम्मा के पास आओ। हमेशा से ये कमरा ऐसे खाली नहीं होगा। वेरी गुड। अंजलि गई है। ऐसा नहीं है टीना, छोटी मोटी चीजें इकट्ठी टीवी में सब कुछ झूठ नहीं होता, सच भी होता है। वो देखो वो पेड़ दिख रहे हैं, वो देखो वो बर्ड्स, और वहाँ वो रिवर है ना, वो सब कुछ सच होता है। तुम्हें जाना है वहाँ? हाँ मम्मा। एक दिन तुम जरूर जाओगी, मम्मा का प्रॉमिस है। पिंकी प्रॉमिस? अपनी बच्ची से किया वादा मैं जरूर पूरा करूंगी। 7 सालों से इस कमरे में कैद मैं धीरे धीरे बुझ रही हूँ, खत्म हो रही हूँ। मैं अब तक मर चुकी होती अगर मेरी बच्ची मेरी जिंदगी में नहीं आती। अब उस हैवान की नजर मेरी बच्ची पर है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपनी बच्ची को इस गुलामी से बाहर निकालूंगी। पिछले 5 सालों से मेरी यही कोशिश रही है। गुड मॉर्निंग मम्मा। अरे उठ गया? गुड मॉर्निंग। ये देख 5 सालों में कितना बड़ा हो गया। बस कुछ ही टाइम बाद तू यहाँ से निकल पाएगी, उसके बाद बाहर की दुनिया देख पाएगी, बिल्कुल वैसी जैसे टीवी में। मम्मा मुझे भूख लगी है। हो भूख लगी है? चल हम दोनों तैयार होते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। हाँ, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस भी तो करनी है। प्रैक्टिस? ओहो, यहाँ से बाहर जाके तू क्या करने वाली है, उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। हाँ चल। स्टेप 1, आपको हाथ ऐसे रख के और अपने आप को आगे मूव करना है। वेरी गुड। और उसके बाद आपके फेस पे ना लाइट आएगी, सनलाइट, लेकिन डरना नहीं, ओके? और फिर आपको पता है ना कि वहाँ जाके आपको क्या बोलना है?
वहां जाके आपको भागना है, ठीक है? और सबसे पहले किसके पास जाना? पुलिसमैन के पास। पुलिसमैन। हाँ, और उनको क्या बोलोगे? हेल्प अरविंद राणे, LGI कॉलोनी, कांदिवली। ओके, करोगे ना आप? जैसे मैंने सिखाया बिल्कुल वैसे ही करोगे ना? मम्मा आप क्यों नहीं जाओगे मेरे साथ? बेटा मैं नहीं जा सकती ना। मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी मम्मा। पर तुझे जाना होगा, मैंने सिखाया ना, बिल्कुल वैसे ही करना। मम्मा मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी तू? तुझे जाना ही होगा। 5 साल से वो छेद बना रही हूँ तेरे लिए, ऐसे कैसे नहीं जाएगी तू? क्या चाहती है? सड़ना चाहती है मेरी तरह? यहाँ वो आदमी जैसे मेरे साथ करता है वैसे तेरे साथ भी करे। टीनू, I'm sorry. I'm so sorry बच्चा। मम्मा ने टीनू के ऊपर चिल्लाया ना। It's okay मम्मा, I love you. I love you too बच्चा। टीनू, पता है बाहर ना सब कुछ बहुत अच्छा है, हमने जैसे टीवी में देखा था ना, बिल्कुल वैसा ही। बड़ा गार्डन है और एक नहीं बहुत सारे, एकदम ग्रीन ग्रीन, हर जगह हरियाली। टीनू जाएगी ना वहाँ? हाँ, और पता है वहाँ ना नाना है, नानू है, मामा है। पता है नाना ना टीनू को बहुत प्यार करेंगे और नाना के पास बहुत बड़ा घर है। टीनू को वो हर जगह घुमाएंगे, बहुत प्यार करेंगे नानू, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मा को किया करते थे। अंजलि को लापता हुए 7 साल बीत चुके थे और इन 7 सालों में अंजलि के माता पिता की जिंदगी मानो थम सी गई थी। एक तरफ लगातार व्याकुलता में जीते ये दोनों इस बात से बेखबर थे कि अब उनकी एक नवासी भी थी, और दूसरी तरफ संतान के प्यार और अदम्य हिम्मत के चलते अंजलि एक बहुत ही खतरनाक योजना को अंजाम देने वाली थी। टीना, जिसका बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं था, जिसने खुली हवा में एक कदम तक नहीं रखा था, जो एक कमरे में जन्मी, पली और बड़ी थी, इस 6 साल की बच्ची को अंजलि आज़ादी की तलाश में बाहर भेजने वाली थी। कहीं आज़ादी दिलवाने की होड़ में अंजलि अपनी बेटी का जीवन दांव पर तो नहीं लगा रही थी। देखो, तुझे पता है ना यहाँ से बाहर निकल के तुझे क्या करना है? तब तक भागते रहना जब तक बहुत सारी गाड़ियां न दिखे, और उसके बाद खाकी वर्दी में किसे ढूंढना है? पुलिसमैन। वेरी गुड। और क्या बोलोगी उनसे? हेल्प अरविंद राणे नानू, बिल्डिंग नंबर 10, LGI कॉलोनी, कांदिवली। वेरी गुड। 1 हफ्ते में वो वापस आ जाएंगे, तब उन्हें पता चल जाएगा कि तू यहाँ नहीं है। उससे पहले तुझे नाना नानू के पास पहुंचना है। जा जा। जा जा। तुम मम्मा की ब्रेव गर्ल हो ना, तुम जितना हो सके उतना फास्ट भागकर यहाँ से दूर जाओगी। ओके, सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। जाओ बेबी, जल्दी जाओ। गुड गर्ल। क्या हुआ? ए सुनो, डरना मत। ओके बेबी, जाओ जाओ। नहीं जाना मम्मा। नहीं बेटा, जाओ।
गणपति बप्पा, मैंने टीना को भेज दिया पर उसने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी। पता नहीं मैंने ठीक किया या गलत। फिर आप उसकी रक्षा करना भगवान, उसके साथ रहना। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। क्या हुआ? उठो बेटा, लगी तो नहीं कहीं? हाथ दिखाओ। अरे कौन है बेटा आपके साथ? कोई है क्या? हेल्प, हेल्प? पुलिस अंकल, हेल्प, LGR कॉलोनी, अरविंद राणे, नाना, कांदीवली। आप कांदीवली में रहते हो बेटा? अच्छा, आ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मेरा ऑटो है बेटा। आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बेटा आराम से। हाँ, देखिए ना दरवाजे पे कौन आया। हमेशा से ये कमरा ऐसे खाली नहीं हुआ करता था। जब से अंजलि गई है, उसकी सारी छोटी-मोटी चीजें इकट्ठी की होती। सर नमस्ते। सर ये रिक्शा वाला बोल रहा है कि ये लड़की यहाँ पे रहती है। मैंने इसको बोला कि ये लड़की यहाँ पे रहती नहीं है, लेकिन फिर भी मान नहीं रहा। साहब आप अरविंद राणे है ना? वो बरोबर साहब, ये बच्ची काफी देर से आपका नाम ले रही थी, इसी ने मुझे यहाँ का पता बताया। क्या हुआ? काही मिसअंडरस्टँडिंग झालेली आहे या लोकांना। मैडम ये बच्ची मिली, साहब का नाम ले रही थी, यहाँ का एड्रेस बताया, मैं बच्ची को यहाँ पर ले आया। एक मिनट, मैं बघतो। बेटा किसने भेजा आपको? बेटा अपना नाम बताओ, और आप यहाँ कैसे आ गए? हेल्प, अरविंद राणे, नाना। अपने मम्मी पापा का नाम बताओ। मम्मा अंजलि। आप मैंने जो सुना वो आपको बताया। सर बार बार मेरा नाम ले रही थी, तो समझ में ही नहीं आया हमारी, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया। हेलो बेटा, कैसे हैं आप? बेटा कैसे आई आप यहाँ पर? मम्मा। मम्मा यानी अंजलि राणे? मम्मा अंजलि। बेटा आपकी मम्मा कहाँ पे हैं? कहाँ मिली है तुम्हें? नवी मुंबई साहब, अकेली थी, गाड़ी के नीचे आने वाली थी, बार बार बोल रही थी कि कुछ पुलिस, हेल्प, अरविंद राणे, कांदीवली। बेटा आपकी मम्मा नवी मुंबई में है? बच्ची को मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए ले जाना हो। यस सर। कहीं कोई इंजरी या कोई अंदरूनी चोट ना हो। यस सर। और तुम शहर में ही रहना, जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे पूछताछ के लिए। साहब मैं तो इसकी मदद कर रहा था, कहीं इसके चक्कर में मुझे ही तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चे को लेकर आए, अच्छा काम किया। जाओ तुम। जी साहब। मिस्टर राणे, हमें बच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाना हो। ठीक है, बच्ची को लेकर आओ। मम्मा चाहिए। मम्मा चाहिए। एक मिनट। बेटा बाहर आओ। मम्मा चाहिए। देखो डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ आओ बेटा। मम्मा चाहिए। सर बच्ची बहुत डरी हुई है, क्या इसका मेडिकल टेस्ट यहाँ घर पर नहीं हो सकता? शिंदे सर, बच्ची के सारे मेडिकल टेस्ट इसी घर में अरेंज करो। इसके सारे टेस्ट घर पे ही होंगे। राइट सर।
यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अब ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, तुम यहाँ पे कैसे आई? आपको हाथ ऐसे रख के और अपने आप को आगे मूव करना है। करो, वेरी गुड। तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा? पापा कहाँ हैं? तुम मम्मा से नाराज हो? हेल्प मम्मा। राणे, हम मेडिकल रिपोर्ट्स की वेट कर रहे हैं। जैसे ही हमारे हाथ में रिपोर्ट आएंगी तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। चिंदे सर, हम क्यों इस लड़की पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? पता नहीं कौन लड़की है ये। और अंजलि जिंदा होती तो वापस आ जाती ना। अंजलि का ही पता नहीं है तो ये लड़की कहाँ से आई? और वैसे भी ये केस अब बंद होने वाला है ना। तू चुप कर, पता है तू क्या चाहता है? सर, कोई तो तरीका होगा जिससे ये साबित हो कि ये बच्ची ऑफ कोर्स है। अगर आपका डीएनए बच्ची के डीएनए से मैच करता है तो ये कंफर्म हो जाएगा। बाबा, मम्मी का मन तो है, चलो मान लिया ये लड़की अंजलि की है, लेकिन ये सब आपको अजीब नहीं लगता? ये अकेले अचानक कहाँ से आई, कैसे? वो यहाँ कैसे पहुंची, कैसे आई, मला काही फर्क पड़ता नहीं। एक बार ये साबित हो जाए कि वो अंजलि की बेटी है, इसका मतलब अंजलि जिंदा है, बरोबर ना सर? हो सकता है। सर आप सही बोल रहे हैं। बच्ची बार बार माँ मेंशन कर रही है और हेल्प बोल रही है। हो सकता है अंजलि को मदद की जरूरत हो जो वो इसके जरिए मांग रही हो। वैसे बच्ची काफी ट्रॉमा में है। शिंदे सर, मिस्टर एंड मिसेस राणे के ब्लड सैंपल्स डीएनए एनालिसिस के लिए भिजवाएं ताकि कंफर्म हो कि ये अंजलि की बेटी है या नहीं। और हाँ, न्यू बॉम्बे की सभी पुलिस चौकियों को कोऑर्डिनेट करो और एक सर्च ऑर्गेनाइज करो और स्केच आर्टिस्ट को बुलवाकर अंजलि का एक और स्केच बनवाओ जिससे पता चले कि 7 साल बाद वो कैसी दिखती हो। ओके सर। और ये दूसरा कॉल मम्मी का। अरे सुधा, क्या कर रही हो? सोने तो बच्ची को, थकी हुई हो। दवाई देनी थी उसे, फिर रात में तबीयत बिगड़ गई तो। अच्छा चलो। टीना, टीना कहाँ गई? मैं बाथरूम में देखता हूँ। टीना, अरे बाप रे, ये क्या है? सर, डीएनए रिपोर्ट, इट्स अ मैच। अंजलि, हमारी अंजलि की बच्ची। कैसी है वो लड़की? टीना नाम है उसका। सर, अब तो हमारी अंजलि का केस रीओपन होगा ना? मिस्टर राणे, हम लोग ऑलरेडी प्रोसेस में इस केस के एक एक पहलू की फिर से जांच कर रहे हैं। सर, अब तो हमारी अंजलि मिल जाएगी ना? मैं आपको झूठी उम्मीदें नहीं दूंगा मिसेस राणे। कई पॉसिबिलिटीज। ये हो सकता है कि अंजलि खुद नहीं चाहती कि हम उसे ढूंढ निकालें। दूसरा ये कि जिस तरह से ये बच्ची अकेले हमारे पास आई है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अंजलि शायद इस दुनिया में ना हो। कुछ भी हो सकता है। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें टीना से बात करनी है। शायद कोई इंफॉर्मेशन निकल सके। क्या हम टीना से बात कर सकते हैं? सर, अभी वो बात करने की हालत में नहीं है। आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम उस साइकेट्रिस्ट से बात कर लेते हैं। शायद वहां से कुछ पता लगे। मैं बच्चे को जितना समझने की कोशिश कर रही हूँ, समझ नहीं पाई हूँ। वो बिल्कुल
एक्सप्रेशनलेस है, किसी भी चीज पे रिएक्ट ही नहीं करती है। इतना ही नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहरी चीजों से काफी डरती है। पेड़ पौधे, सनलाइट, बाहरी जगहों से बेसिकली। इनफैक्ट मैंने पहली लड़की देखी है जो आइसक्रीम से भी डरती है। इन सब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बंद कमरे में रही है, जहाँ पर बिल्कुल रोशनी ना हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ से भी डरती है या ऐसा कुछ और? नो नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट वो अपनी माँ का बार बार जिक्र करती है, उसे बचाने की बात करती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी माँ वही है जहाँ से वो आई है। अंजलि का नया स्केच ये रहा सर। शिंदे सर, याद है मिस्टर राणे ने क्या कहा था कि उस दिन 7 साल पहले अपने जन्मदिन वाले दिन अंजलि अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गई थी। पापा पापा पापा, मैं कॉफी पीने जाऊं प्लीज? नहीं, कोई जरूरत नहीं जाने की। देखो बेटा, अंधेरा होने वाला ना। पापा, इट्स माय बर्थडे। अंजलि, ओके आप ही ना हमेशा उसका सच। अंजलि चलो, अबे जा रही है। अरे कॉफी पीने। अच्छा बाय। एक बार फिर से बताइए सब कुछ डिटेल में। अंजलि का बर्थडे था उस दिन और हम कॉफी शॉप गए थे कॉफी पीने के लिए। और जब हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे तब रास्ते में मुंह देखा था इसका। अरे मुझे क्या पता था कि ब्लैक कॉफी का टेस्ट इतना कड़वा होगा। इसलिए हम दोनों ने कोल्ड कॉफी ऑर्डर की थी। तू एम ओवर स्मार्ट बन रही थी। अरे देख, इसका बॉयफ्रेंड है ना, इसको फॉलो कर रहा है पीछे। मेरा बॉयफ्रेंड? हाँ। पागल, बॉयफ्रेंड नहीं है वो मेरा। अच्छा? मेरे नेक्स्ट बिल्डिंग में रहता है, इसीलिए इसी रोड से आ रहा है। लेकिन वो तुझे पसंद करता है। एक बार उसे बात तो कर। पागल है क्या? कुछ भी बोलती है। अरे ये ना गुड गर्ल है, ये पापा की परमिशन के बिना ना किसी से बात नहीं करती। हाँ हाँ कुछ भी। हाँ सर, ये सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इतने सालों बाद आप लोग वापस क्यों पूछ रहे हो? ये हम डिसाइड करेंगे कि तेरा लेना देना था या नहीं। प्यार करता था ना उससे? सर, मैं उससे प्यार करता था और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। और सर, मैं उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम उससे मिले थे उसके दोस्तों के जाने के बाद? नहीं सर, उनका वो सफाई वाले के साथ झगड़ा चल रहा था, मैं तभी वहाँ से निकल गया। चलना यार, कहीं घूमने चलते हैं। अरे नहीं नहीं यार, इसका बर्थडे है। अरे पागल है अरे क्या? यार, चलना प्लीज, पापा बहुत डांटेंगे यार। दिखता नहीं क्या इधर? इधर मैं साफ कर रहा हूँ ना, और कचरा फेंक दिया। अरे भैया वो देखा नहीं, लेकिन आप चिल्ला क्यों रहे हो इतना? अरे माँ बाप ने सिखाया नहीं क्या? इधर कचरे का डब्बा लगा हुआ है, अरे लेके जा इसको। अरे भाई, गाय सो रूड यार, बात करने की तमीज नहीं है। तमीज मुझे नहीं है, तमीज होता तो यहाँ फेंकती तू, इधर नहीं। सर, इतना टाइम हो गया, ठीक से कुछ याद नहीं है साहब। इतना पुराना केस इतने टाइम से चल रहा है, इतनी बार गवाही दी है तूने, फिर भी याद नहीं आ रहा है? साहब, मुझे इस झमेले से दूर रहने का है साहब। 7 साल से चिकट कचरे के माफिक चिपके है साहब। 10 बार गवाही दे चुका हूँ। तो 11वीं बार और दे दे, वरना थाने लेके जाएंगे और 10 बार उगलवाएंगे तेरे से। काय को साहब, बताता है ना अपन, उस दिन अपन उन लोगों पे चिल्लाया साहब। चल चल चल, आइसक्रीम खिलाती हूँ, चल चल। अरे लेके जा इसको, तमीज सिखाएगी मुझे। अरे सिखा दूंगा इसे तमीज में, छोड़ूंगा नहीं इसे। चल ना यार, बदतमीज है। तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ ना मैं। अरे चल ना, छोड़ ना यार, दिमाग खराब कर दिया। अच्छा चल ठीक है, अब आइसक्रीम खाते हैं और मेरी तरफ से खाते हैं, ठीक है? आंटी 3 आइसक्रीम दे दीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, अंजलि राणे केस के बारे में बात करनी, 7 साल पहले जो हुआ था। आप जरा हमें फिर से डिटेल्स दे दीजिए प्लीज। 7 साल पहले? माँ 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 1 मिनट हो सर, 1 मिनट सर। सर, माँ को कुछ याद नहीं रहता, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई। अच्छा? वो इतने साल की दुकान पे बैठने की आदत है ना, इसलिए अभी भी आ जाती हैं। वैसे डॉक्टर ने तो उनको मना किया बैठने के लिए।
मैं बता सकता हूँ आपको, मुझे याद है माँ ने जो भी कहा था, आप मुझसे पूछ लीजिए। फिर बताइए, उस दिन 7 साल पहले क्या हुआ था? उमेश, हाँ 3 आइसक्रीम देना, 1 वनीला 2 मैंगो। पर गलती तेरी भी थी। हाँ यार, तुझे ऐसे मैडम। कचरा नहीं फेंकना चाहिए था। हाँ 60 रुपए। मैंगो। हाँ आंटी 1 मिनट। हाँ अच्छा है ना, आज तो इसने बर्थडे पे आइसक्रीम ट्रीट भी दी हमें। चल, अब तो दिमाग ठंडा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ यार, तेरी आइसक्रीम ने ठंडा कर दिया है ना। चलो यार, अब बहुत लेट हो गया है, मैं निकलती हूँ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन एंड टेक केयर, ओके? हैप्पी बर्थडे। चलो कल मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। सर उसके बाद अंजलि को किसी ने नहीं देखा, मानो गायब हो गई है। सर जनरली आइसक्रीम पार्लर से उसके घर तक आने के रास्ते में हमेशा भीड़ होती है। याद है मिस्टर राणे ने अपने बयान में क्या कहा था? एक शॉर्टकट भी है जो सुनसान रहता है। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है वही हुआ है। सर वैसे भी वो जल्दी में थी तो शॉर्टकट लिया होगा, या फिर अपनी मर्जी से भाग गई हो। नहीं, मुझे नहीं लगता। 16 साल की लड़की अगर अपनी मर्जी से भागती तो पकड़ी जाती, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। उसे किडनैप किया गया है, लेकिन किसने और क्यों, बस ये पता लगाना है। सर वैसे भी ये मामला इतना पुराना है, इतना टाइम भी गुजर गया है, अब तो हमारे लिए और भी मुश्किल होगा। नहीं शिंदे, अब हमारे पास टीना है। एक काम करो सर, जिन लोगों पे पहले दिन से शक था उन सब के लाइनअप की तैयारी करो। टीना से आइडेंटिफिकेशन कराते हैं, शायद किसी को पहचान ले। यस सर। टीना बेटा, आप अपनी मम्मा का हेल्प करना चाहते हो ना? अभी मैं कुछ आदमियों को बुलवाऊंगा, आप देख के बताना कि आप किसको पहचानती हो, ओके? टीना बेटा, बेटा बेटा बताना जरूरी है, मामा की हेल्प करनी है ना, बता दे बेटा। सर लगता है बच्ची बहुत डर गई है, और डॉक्टर ने भी तो कहा था कि अभी ये इस हालत में नहीं है। जी सर, जब तक टीना हमें इस केस के बारे में कुछ नहीं बता देती तब तक हमारे लिए इस केस को तो इसका मतलब है कि टीना जरूर बहुत ही खतरे में थी, इसीलिए वो इतना बड़ा रिस्क लेके बाहर निकली। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अंजलि ने टीना को छोड़ दिया हो, अबंडन कर दिया हो, और खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो, या फिर ना चाहते हुए भी इसलिए कि टीना सलामत रहे उसने उसे बाहर निकाल दिया हो। अगर ऐसा है तो टेंशन और भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है अंजलि को बचाने के लिए। ये काम करो शिंदे, सर अंजलि की केस की फाइल लेकर आओ। यस सर। मुझे लगता है कि हम साइकेट्रिस्ट के बयान से कुछ मिस कर रहे हैं। क्या कहा था उसने? मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहरी चीजों से काफी डरती है, पेड़ पौधे, सनलाइट, बाहरी जगहों से बेसिकली। इनफैक्ट मैंने पहली लड़की देखी है जो आइसक्रीम से भी डरती है। उससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उसे बंद कमरे में रहने की आदत है। शिंदे सर, गाड़ी निकालो। यस सर। हेलो टीना बेटा, डरो नहीं, आज हम आपसे कुछ पूछने नहीं आए, आपको कुछ देने आए। शिंदे सर। सर ये लो। क्या हुआ टीना? नो आइसक्रीम। मम्मा ने बोला आइसक्रीम से ट्रबल होता है।
क्या बात है? जी आपने छुट्टा नहीं लिया आपने? नहीं, मैंने लिया ना। नहीं लिया, आप देखिए एक बार। है ना? उत्साह और उल्लास भरे जीवन में मग्न 16 साल की अंजलि ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक आइसक्रीम खाने की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसी की बदौलत वो 7 सालों से कैद में घुट-घुट कर जी रही है। नतीजा, अंजलि के मन में आइसक्रीम के प्रति अत्यधिक घृणा उत्पन्न हो गई, और अंजलि के जरिए इस नफरत ने टीना के मन में भी अपना घर बना लिया। माँ बेटी के दिल में बसा यही खौफ पुलिस को असली गुनहगार तक पहुंचाने वाला था। टीना के मुंह से निकले उन चंद शब्दों ने उमेश को तुरंत शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। बेटा प्लीज हेल्प अस, ताकि हम आपकी मम्मी को हेल्प कर पाए। मैं आपको एक आदमी की फोटो दिखाऊंगा, आपको ये बताना है कि आप उस आदमी को जानते हैं या नहीं। शिंदे बेटा, मम्मा की हेल्प करनी है ना? बताओ बेटा। पापा। उमेश कहाँ है? उमेश तो उधर। मैं आपके बेटे उमेश के बारे में पूछ रहा हूँ, उमेश कहाँ है? वो तो 4 साल का है। देखिए, मुझे नहीं पता है कि आप वाकई याददाश्त खो बैठी हैं या अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब कर रही हैं। जो भी है, अपने बेटे को हमसे छुपाकर आप उसी के लिए और मुसीबत पैदा कर रही हैं। मुझे उमेश से बहुत जरूरी बातचीत करनी है। बताइए कहाँ है वो? सर, कुछ नहीं मिला सिवाय इस एड्रेस के। नवी मुंबई में गोडाउन है। चल चल चल, उठ, रुक नहीं सकते हम यहाँ पे। पुलिस पीछे पड़ी हुई है अपने, पता नहीं कैसे पता पड़ गया उनको। अरे उठना टीना, अरे तू बैठी क्या? उठ। टीना, टीना कहाँ है? बच्ची कहाँ है? उठ उठ। भगा दिया सर, निकाल दिया? कैसे निकाला? कैसे भगाया? हर चेक पोस्ट पे नाकाबंदी लगा दो। नवी मुंबई से कोई भी गाड़ी आ या जा ना पाए, नजर रखो। अंजलि, उठाओ उसको। अंजलि, अंजलि तुम ठीक हो? अंजलि द्वारा सहे गए अत्याचार स्वरूप में शारीरिक जरूर थे,
लेकिन उसने अधिक नुकसान पहुंचाया अंजलि के मन को। 7 सालों तक दी गई यातनाओं ने अंजलि के अंतर्मन पर गहरे घाव छोड़े थे, जिन्हें शायद भरने में काफी वक्त लगने वाला था। बहरहाल बहुत कुछ खोकर भी आखिरकार अंजलि ने अपनी आजादी पाई। अंजलि के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? अकेला उमेश नहीं, जागरूकता के अभाव में अज्ञानता का पनपना भी इस त्रासदी का मुख्य कारण है। अंजलि एक सुलझी हुई, होनहार और आज्ञाकारी लड़की थी। उसे जीवन में सफलता के लिए हर जरूरी सीख दी गई थी, सिवाय सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा के। काश अंजलि को स्वरक्षा का जरा सा भी इल्म होता तो वो बेशक उमेश से अपना बचाव कर पाती। वक्त आ गया है कि हम अन्य किस्म की शिक्षाओं के साथ साथ सेल्फ डिफेंस की शिक्षा को भी महत्व दें, ताकि फिर से कोई अंजलि लाचार और असहाय होकर अपनी आबरू और अपनी आजादी न खो बैठे। आइए स्वतंत्रता के इस मूल्य को फिर से पहचानें और इसकी रक्षा करने का प्रण लें। याद रखें, हिम्मत के बिना इंसान आजाद नहीं है और आजादी के बिना इंसान जीवित नहीं है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।